हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कृतिका पारिक और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पे, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा नाम है कृतिका पारिक, एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में मैं पढ़ाती हूँ। और गाइज, आपके लिए इस चैनल पे रेगुलरली पेपर 1 और पेपर 2 की क्लास मेरी ज्योग्राफी की मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 3 बजे होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग क्लास में लाइव आ जाओ और एक बार इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें, क्योंकि हम आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी नेट एग्जाम में क्या वैल्यू रखती है, ज्योग्राफी के लिहाज से वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल डिवीजन हो गया, ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट हो गया। ये सभी हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और मेरे साथ में आप जब शुरुआत करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा रेफरल कोड UGC 10 है। इस रेफरल कोड की मदद से आप मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होने वाली फ्री क्लासेस को अनलॉक करा सकते हैं और मेरे साथ में फ्री क्लास का मजा ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको किसी भी चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि नेट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम। आई नो, बट अगर इजी एक्सप्लेनेशन दी जाए तो क्या बुराई है। तो ऐसी ही इजी एक्सप्लेनेशन में चलिए आज बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉइल ऑफ इंडिया की। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे इस चैनल से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप किसी भी अपडेट से चूके ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस, आज हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉइल ऑफ इंडिया की, मतलब कि भारत की मृदाओं के बारे में। पर दोस्तों, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप अनअकैडमी जैसे एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, तो क्योंकि आप अभी उसकी यूट्यूब क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। पर गाइस, भूलिए मत, अनअकैडमी आप लोगों के लिए अपने पर्सनल लर्निंग ऐप पर भी फ्री क्लासेस लेके आती है। ना केवल फ्री क्लासेस, बल्कि एक छोटे से सब्सक्रिप्शन की मदद से आप इंडिया के उन टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जो इस फील्ड के महारथी हैं। जी हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों ही लेके आती हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के परफेक्ट बैच से, तो दोस्तों एवरी वेडनेसडे आपके लिए नए बैच आते हैं, उनमें आप एनरोल करा सकते हैं। बैच का फायदा ये है दोस्तों, और सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको नेट एग्जाम का पेपर 1 कंप्लीट जितने टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सभी से, इसी के साथ साथ जितने पेपर 2 आपको नजर आ रहे हैं वो भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। अब आपको अपना पेपर 2 देखना है कि आपका पेपर 2 वहां पे अवेलेबल है, और पेपर 1 के साथ में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अब सब्सक्रिप्शन की जहां बात आती है तो दोस्तों, यहां पर आपको 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। एक होता है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और एक है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक, जैसे कि नाम में डिफरेंस आ रहा है गाइस। आइकॉनिक का मतलब होता है कि वो सब्सक्रिप्शन या वो प्लान जो शायद हर लर्नर की डिमांड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कि मैम इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको कहीं ज़रूरत नहीं रहती है कि किसी पीछे मुड़ के देखने की। सीरियस सी बात है। नो डाउट प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, बट गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव सेशन मिलता है, आपको आपके कोर्सेज PDF सब मिलते हैं। बट गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है आपको प्लस के सारे फीचर्स, इसी के साथ साथ 6 फीचर्स एक्स्ट्रा: पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, स्टडी मटेरियल, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि नेट JRF करने के बाद में अगर आप PhD करते हैं तब भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर कॉलेज लेक्चरर बनते हैं तब भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो वहां आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब दोनों सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है, तो गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस आपके आती है 12 मंथ की 13,750। अगर आप दोस्तों इस कोड के साथ में जाते हैं UGC 10 कोड के साथ में, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है 10% ऑफ, मतलब कि 12,375। सेम यही चीज 24 महीना और 6 महीने पे भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी उसकी फीस 12 महीने की 26,000 है। UGC 10 कोड अप्लाई करना मत भूलना, 23,400 इसकी फीस हो जाएगी। और दोस्तों, मेरे भी नए बैचेस आपको मिल जाएंगे। मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच बन रहा है, वहां पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के साथ गाइस मेरा रेफरल कोड UGC 10 यूज करना मत भूलना। और गाइस, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई थिंक आइकॉनिक इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। 10% का डिस्काउंट इस पर भी है, आप EMI भी ले सकते हैं और 10 बेनिफिट्स के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए।
तो ये तो बात करी दोस्तों मैंने आपको अनअकैडमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। ये हमारे नए बैच कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं। ये सभी बैच कोर्स आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल सकते हैं और जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की फीस ऑलरेडी कम है और बढ़ने वाली है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन लें और कोड लगा करके अपना 10% डिस्काउंट लेना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी क्लासेस की। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं हमारे सॉइल के बारे में। जनरली हम लोग इंडियन सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ना कि व्हाट इज सॉइल, एग्जैक्टली सॉइल होती क्या है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मानिए कि मैंने एक इंसान को बना दिया, ठीक है। इसकी नजरें कहाँ जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का एरिया देख सकता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये इतना एरिया देख सकता है जहाँ पे उसको लहराती हुई फसल दिख रही है और उसको इतना पता है कि ये लहराती हुई फसल किसी ना किसी तरीके से मिट्टी से जुड़ी हुई है और जहाँ पे उसकी जड़ें जमी हुई हैं, राइट। हम इतना ही देख सकते हैं। अगर बहुत क्यूरियस है कोई तो वो उसको थोड़ा सा खड्डा करके देख लेगा। तो यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अप्रोच यहाँ तक हो सकती है। पर गाइस, मिट्टी में जैसे जैसे हम इंटरनल पार्ट में जाते हैं वैसे वैसे इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं चेंज आते हैं, वैसे ही जब हम हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में नीचे जाते हैं तब भी उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सॉइल को पहचानने के लिए कि एग्जैक्टली सॉइल होती क्या है, तो उसके लिए तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर मिट्टी है क्या। तो एक बहुत ही इजी वे में मैं ये बोलूंगी कि सॉइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल, डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस विच डेवलप द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बहुत ही इजी परिभाषा है। आप भी अपने घर में प्लांटेशन करते होंगे, तो प्लांटेशन करने के लिए अगर आप अपने घर में कोई बहुत बड़ा खेत लेके कोई फसल उगा रहा है या कोई अपने घर में छोटे प्लांट्स लगा करके फसल उगा रहा है, तो जनरली दोनों को सिमिलर एक चीज़ चाहिए होगी, वो होगी उनकी सॉइल। तो हम क्या बोलेंगे, आपने देखा होगा कि कुछ सॉइल ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, कुछ सॉइल मोटी होती है, कुछ काली होती है, कुछ पीली होती है। इसका मतलब ये कि जो मिट्टी होती है वो आपके स्मॉल से लेकर के रॉक पार्टिकल्स तक हमें देखने को मिलती है और वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपरी हिस्से पे पाई जाती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। अलग अलग तरीके की आपने फार्मिंग पढ़ी होगी। कोई भी फार्मिंग एक्सेप्ट फैक्ट्री फार्मिंग विदाउट सॉइल के नहीं होती। आप दुनिया में कोई सी भी कृषि देख लीजिए, किसी भी कल्टीवेशन को आप देख लीजिए, सभी के अंदर हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और सॉइल ही ये डिफाइन करती है कि यहाँ पे कौन सी फसल लगाई जानी है। फॉर एग्जांपल, थार के डेजर्ट में वो सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे कंटीली झाड़ी के अलावा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें गंगा के प्लेन की, तो वहाँ पे अलूवियल सॉइल है, तो वहाँ पर आप चावल की खेती भी कर सकते हैं। तो सॉइल ने क्या किया, डिसाइड किया कि कौन सी क्रॉप यहाँ पे लगनी चाहिए। तो जनरल टर्म्स में हमने सॉइल को देख लिया कि ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए मदद करते हैं और हमारी सरफेस के ऊपरी हिस्से पर, अर्थ की सरफेस के ऊपरी हिस्से पर ये पाए जाते हैं, राइट। जनरल टर्म्स के अंदर आप लोगों को बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब मैंने आपको सबसे पहले जो एक इमेज दिखाई थी दोस्तों, उस इमेज में हमने देखा कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग सभी इसको नोट कीजिए। हमारी अर्थ का जो सॉइल पाई जाती है, सॉइल के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग 3-4 मैटर में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग ए से डिफाइन करते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपके उन पार्टिकल्स को शामिल किया जाता है जो कंपैरेटिवली, इनसे कंपैरेटिवली थोड़े बारीक होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बेल्ट होता है दोस्तों, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है और अलूवियल होता है। जैसे ही थोड़ा नीचे चलते हैं, A1 आता है जो इसका सरफेस एरिया होता है। फिर उसके बाद में आती है दोस्तों आपके बी, जिसको सब सॉइल बोला जाता है। सब सॉइल के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी दोस्तों आपके सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब कि मिट्टी, क्ले और सिल्ट की मात्रा, गाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा नीचे चले दोस्तों तो यहाँ पर आपके आएंगे पेरेंट मटेरियल एंड देन सबसे डी में आ जाती है आपकी बेड रॉक। बेड रॉक तक आते आते दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ी सी चट्टान, जो हमारे रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड
यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हम बिल्कुल डेप्थ में चले जाएंगे, प्लांट्स की क्या होने लग जाएगी, साइज जो होगी चट्टानों की वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपकी बेड रॉक बोलते हैं। बेड रॉक का मतलब हो गया कि मूल चट्टान। मूल चट्टान और ऊपर पाई जाने वाली सॉइल ये टोटली डिफरेंट होते हैं। मतलब कि कोई भी मूल चट्टान जो बेड रॉक होती है वो उसके सबसे लास्ट की जो लेयर होती है ना उसको डिफाइन नहीं कर सकती है। सो हम यहाँ पे इसको बेड रॉक का नाम दे देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे 4 लेयर्स पाई जाती है जो आपके किसको डिफाइन करती है, मिट्टी के स्तरों को बताती है। हिंदी में अगर बात करें तो क ख ग स्तर बोले जाते हैं, और इंग्लिश में इसको A B C और D लेयर के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? सो हमें यहाँ पे मिट्टी के कितने लेवल होते हैं और व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉइल वो हमें पता चली है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा एक अच्छी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट इस इमेज को देखने पर आपको ऊपर का तो बड़ा आसमान समझ में आ रहा है, बट मिट्टी को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी मिट्टी हमने देखी है। देखिए दोस्तों, हम इंडियंस हैं, इंडिया में जैसे बोला जाता है ना कि क्लाइमेट को लेकर डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपके जो रशियन जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने यही बात बोली है कि इंडिया की क्लाइमेट क्या है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में कैसी क्लाइमेट है, हम ये बोलेंगे कि इंडिया में कितनी क्लाइमेट्स हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी क्लाइमेट पाई जाती है वो अकेली क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलती है। तो सेम इसी तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जितनी तरीके की सॉइल हो सकती है वो सभी इंडिया में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट और सॉइल का एक अच्छा खासा रिलेशन है। कोपेन सर का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा तो उन्होंने भी अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में 3 एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंट माना। कौन सा? आपका टेम्परेचर, एवापोरेशन एंड वेजिटेशन। तो टेम्परेचर, एवापोरेशन एंड वेजिटेशन। तो वेजिटेशन कहाँ से आया? सॉइल से आया। तो जैसे क्लाइमेट के लेके डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वैसे ही इंडिया में सॉइल को लेके भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई थार के रेगिस्तान की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है, ठीक है, और वहीं अगर हम चले जाते हैं थोड़े से हमारे मेघालय साइड या गंगा के लोअर गंगा के प्लेन पे तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, ठीक है। तो ऐसे मिट्टी का कैसा कंपोजिशन है, मिट्टी का कैसा कलर है, उस बेस पे हम मिट्टी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सॉइल क्लासिफिकेशन की कैसे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जनरल सी बात यह है कि इन इंडिया soil had been classified from the ancient period itself, even thought it is what not a detail as the modern classification. In the ancient period the classification was based on only 2 things, whether the soil is fertile और soil is sterile। मतलब कि पहले जो सॉइल होती थी उसको 2 ही तरीकों से डिफाइन किया जाता था। एक तो ये कि सॉइल जो होगी या तो वो फर्टाइल होगी जिसको हिंदी में बोला जाता है उर्वरा, या फिर सॉइल आपकी स्टेराइल होगी, मतलब कि इसको ऊसर बोला जाता है। मतलब कि या तो मिट्टी में उपजाऊपन होगा या मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा। ये एक जनरल डेफिनेशन है। बट गाइस अगर हम आज के टाइम की बात करें, मैंने आपको एंशिएंट क्लासिफिकेशन बताया है, मतलब ये कि जहां पे कल्टीवेशन हो सकता था एक वो मिट्टी, एक जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता था वो मिट्टी, ये पुराने टाइप की है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी उसके बाद में सॉइल का क्लासिफिकेशन चेंज होने लगा। और अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियड की कि मॉडर्न पीरियड में सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसा था। तो ये देखिए, इन द मॉडर्न पीरियड व्हेन मेन स्टार्टेड टू नो अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, दे बिगिन टू क्लासिफाई सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर एंड मॉइस्चर। पहले सिर्फ फर्टिलिटी बेस्ड था, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने सॉइल का नॉलेज लिया फिर उन्होंने क्या किया, उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है और उसमें कितनी ज़्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया। और ये जो हम टाइप्स पढ़ते हैं ना आजकल कि हम इंडिया की सॉइल्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनका बेस यही है, टेक्सचर, कलर एंड मॉइस्चर, राइट। अब देखिए, when the soil survey of India was established in 1956, they studied soil of India and their characteristics। तो एक जनरल सा सवाल आपके एग्जाम में जो बन सकता है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1956 में सबसे पहले सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया आया और उसने क्या किया, कुछ इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया गाइस, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको नोट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले 1956 के अंदर ये आया था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से क्लास पे कुछ भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब देखिए, द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल। अब देखिए,
तो इंडियन सॉइल को लेके हमने डेफिनेशन क्या है देख ली, कितने इसके स्तर होते हैं देख चुके, क्लासिफिकेशन का क्या बेस है, पहले एंशिएंट टाइम पे इसको फर्टाइल और स्टेराइल में देखा गया, बाद में आते आते इसका टेक्सचर, कलर, मॉइस्चर, इनके बेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर क्लासिफिकेशन की, जो 1956 के अंदर सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में हमारे बीच में आता है, जिसमें बेसिकली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं उसके आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। तो जैसा कि आप गाइज यहाँ पे मैप देख सकते हैं, इंडिया के मैप पे मेनली मैं आज की क्लास में आपको 10 टाइप ऑफ सॉइल पढ़ाने वाली हूँ, बट मेनली आप अगर इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे 6 तरीके की सॉइल्स को पढ़ते हैं, लाइक फॉरेस्ट, अलूवियल, रेड, ब्लैक, लेटेराइट एंड एरिड सॉइल। ये मेनली पाई जाती है। बाकी आपके माउंटेन सॉइल होती है, आपके माउंटेन सॉइल हो गई, आपके फॉरेस्ट सॉइल हो गई, ठीक है, ये सब इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अगर डिवाइड करें तो 10 पार्ट्स में यहाँ पे इंडिया की सॉइल को डिवाइड किया जाता है, भारत की मृदाओं को यहाँ तक विभाजित किया जाता है। किसी ने नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। अलूवियल सॉइल से लेके आपके स्नो फील्ड्स तक यहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्नो फील्ड्स क्योंकि वो लेयर को, मिट्टी की लेयर को कवर कर लेते हैं, तो उनको भी हम इसी में शामिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरे इंडिया में, ये देखिए, सॉरी, हमारे पूरे इंडिया में देखिए ऐसा कुछ हमारा इंडिया का मैप है। इस पूरे इंडिया में हम अगर डिवाइड करें तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया के लगभग 43% पे अलूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। कितने हिस्से पे दोस्तों? इसके लगभग 43 पार्ट्स पे जलोढ़ मृदा या अलूवियल सॉइल पाई जाती है। 18.5 पार्ट पे पाई जाती है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, और फिर आपके 15% पे पाई जाती है दोस्तों काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। देन आती है आपके शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, फिर आती है आपकी लेटेराइट सॉइल, उसके बाद में आती है आपकी लवणीय मृदा, सैलाइन सॉइल, ठीक है, फिर आती है आपकी पिटी मार्शी सॉइल, जिसको हम बोल सकते हैं दलदली मृदा। देन आती है फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा, फिर आती है सब माउंटेन मतलब की पर्वतीय मृदा, और फिर आती है दोस्तों आपके स्नो फील्ड्स मतलब कि आपकी बर्फीला इलाका, बर्फीले क्षेत्र। तो ऐसे करके हम हमारे इंडिया की सॉइल को बेसिकली 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि किस टाइप की सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड एरिया को कवर करती है, तो वो है दोस्तों हमारी अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड एरिया पे पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे लगभग 10.2 मिलियन हेक्टेयर पे आपके अकेली अलूवियल सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गाइज ये आपके पूरे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स को कवर करती है। फॉर एग्जांपल गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन को ही कवर करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन को कवर करने का मतलब है इसकी स्टार्टिंग आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा झारखंड, इसी के साथ साथ आपके पश्चिम बंगाल और उधर के 7 सिस्टर्स के कुछ स्टेट्स। तो ऐसे करते हुए 43% कवर करते हो। सबसे कम की अगर हम बात करें दोस्तों, ज्यादातर आपको अलूवियल, रेड और ब्लैक देखने को मिलेगी। स्नोफील्ड्स इंडिया में कंपेरेटिवली सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आपको हाईलैंड्स में देखने को मिलेंगे और हाईलैंड्स हमें हिमालय माउंटेन में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली इसके टाइप्स की। अब चलिए इनकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अलूवियल सॉइल की, जिसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। अलूवियल सॉइल के बारे में बात करने से पहले इसको जलोढ़ मिट्टी क्यों बोला जाता है और ये कैसे इतनी फर्टाइल होती है। ऑब्वियसली इंडिया के सबसे ज्यादा पार्ट्स में मिल रही है। मैंने आपको जगह भी बताई, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये एक ऐसी जगह है जहां से इंडिया का बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस देख लीजिए, चाहे वीट देख लीजिए, जूट देख लीजिए, इसी जगह से होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बहुत ज्यादा फर्टाइल क्रॉप्स को लगा रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस सॉइल के अंदर कोई खास बात तो होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूं, उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया में दोस्तों, इंडिया के हमने जब फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया के फिजिकल फैक्टर्स को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। यही बात थी कि इंडिया के फिजिकल फैक्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। अब देखिए 4 पार्ट्स में इंडिया के फिजिकल फैक्टर्स को हमने डिवाइड किया। तो मान के चलिए कि ये जो इलाका है
ये इलाका आपके प्रॉपरली हिमालय का इलाका है, राइट। अब देखिए अलग अलग तरीकों से हिमालय यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे सबसे लास्ट चेन उसकी आ जाती है हिमालय की, विच इज कॉल्ड शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साउथ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है इंडियन नॉर्थर्न प्लेन की। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको फॉर्मेशन बता रही हूँ कि अलूवियल सॉइल का आखिर में इंडिया में फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये आपके आ गया सबसे लास्ट चेंज शिवालिक की, राइट। शिवालिक कहाँ से शुरू हुआ आपके, वैसे तो ये पाकिस्तान से शुरू हो जाता है, बट ये होता हुआ आपके इंडिया में मणिपुर तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे तक ये चला गया। यहाँ का जो ये एरिया था, ये एरिया आपका बेसिकली कहलाया जाएगा इंडियन नॉर्थर्न प्लेन, जिसमें राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन एंड हियर इज अ ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। अब दोस्तों जो हमारा राजस्थान प्लेन था, इसको ये वाला जो इलाका था, इसको हमने एक नया नाम दे दिया। नया नाम मतलब, नए नाम का मतलब हो गया ये आपका कहलाएगा गंगा प्लेन। ठीक है, गंगा प्लेन। अब गंगा प्लेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कहलाया अपर गंगा, एक कहलाया मिडिल गंगा, एक कहलाया आपके लोअर गंगा। इज इट क्लियर? ये हम फिजिकल फीचर्स में हमने पढ़ा था। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये आपके गंगा का मैदान भी है, द प्लेन ऑफ गंगा भी है, और यहीं पे अलूवियल सॉइल भी है। अब देखिए अलूवियल सॉइल यहाँ पे क्यों है। याद रखिए, आपको पता है दोस्तों, हिमालय में एक चेन मिलती है जिसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के एक 2 ग्लेशियर हैं, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंगोत्री एक मुख है, जहां से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा निकलती है, यूपी, बिहार और उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल होती हुई कहाँ पे आ जाती है दोस्तों? आपके बे ऑफ बंगाल तक आ जाती है, राइट। कितनी दूरी तय करती है? लगभग 2225 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। अब आप एक चीज सोचिए, पानी का ही तो फ्लो था, कहाँ से निकली थी? ग्लेशियर से। ग्लेशियर कहाँ होते हैं? हाइट पे होते हैं। लगभग ये माना जाता है कि ये अपने 5000 प्लस एलिवेशन से निकलती है, मतलब कि सी लेवल से 5000 किलोमीटर की ऊंचाई से गंगा निकल रही है। अब जब भी हम साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हैं तो एक जनरल चीज ये आती है कि जब कोई रिवर अपने ग्लेशियर से निकलती है तो निकलने के बाद में एक तरफ उसकी एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बहुत ज़्यादा अपनी यंग स्टेज में होती है। यंग स्टेज का मतलब ये है कि उसके पास में इतना ज़्यादा अच्छा ग्रेडियंट होता है कि वो हर चीज़ का कटाव करती हुई चलती है। तो दोस्तों इस एरिया में जब गंगा रिवर रही थी तो वो क्या कर रही थी? वहाँ पे पहाड़ों को काट रही थी, ठीक है। पहाड़ों को काटा। अब जब पहाड़ों को काटेगी तो उनका जो डेब्रीज होगी वो कहाँ जाएंगे? वो गंगा नदी के साथ हो लेंगे, ठीक है। गंगा नदी के साथ हो लिए। गंगा नदी के साथ होते होते वो कहाँ तक आ जाएंगे? इनके साथ में प्लेन तक पहुंच जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे सीन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है सीन में? मानिए कि एक तो जगह कोई ऐसी है, ठीक है, एक जगह ऐसी है और एक जगह आपके लिए बिल्कुल फ्लैट आ जाती है। तो ये जगह क्या है? इस जगह का जो स्लोप हम बोलेंगे वो कैसा है? फास्ट, राइट। इस जगह की अगर मैं बोलूं कि इस जगह का स्लोप कैसा है, आप बोलेंगे मैम मीडियम है, राइट। फिर मैं बोलूं कि इस जगह का स्लोप कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? मैम बहुत ही स्लो स्लोप है। ऐसे करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 तरीके के इंपॉर्टेंट स्लोप हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अब इमेजिन कीजिए कि यहीं से आपके गंगा रिवर निकल रही है। यहां से रिवर निकली, यहां से रिवर निकली, बहुत ज्यादा डेब्रीज थी उसके साथ में, ठीक है। रिवर के साथ में क्या आ रही थी? बहुत ज्यादा मलबा उसके साथ में इकट्ठा हो गया था। तो जैसे जैसे रिवर नीचे आती गई वैसे वैसे क्या होता गया? मलबा रिवर के साथ साथ चलता गया। तो यहाँ पे तो क्या था? स्लोप अच्छा खासा था, एक अच्छे खासे यहाँ पे स्लोप बन रहे थे, कॉन्वेक्स स्लोप बन गया था। जैसे ही वो अपने इंटरनल पार्ट में आती है, मीडियम स्लोप जहां मिलता है, तो स्लोप वहां पे अब इकट्ठे होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब रिवर के पास में उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने डेब्रीज को आगे तक ले जा सके। यहां से तो आराम से निकल के आ गए, यहाँ पे क्या हो गया? वो जमने लगे। फिर जब प्रॉपर रिवर नीचे की तरफ आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे उनका अच्छा खासे तरीके से जमाव होने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ तक आते आते रिवर की कौन सी स्टेज आ गई है? ओल्ड स्टेज। ये रिवर की कौन सी स्टेज थी? मैच्योर स्टेज, राइट। और ये रिवर की कौन सी स्टेज थी? इट वाज अ यंग स्टेज। तो यंग स्टेज में रिवर के पास में क्या था? स्लोप था, बहुत ज़्यादा आ रही थी, डेब्रीज नहीं रुक रहे थे। मीडियम, जैसे ही स्लोप मीडियम हुआ,
स्टेज कौन सी हो गई, मैच्योर हो गई और डेब्रिस थोड़े थोड़े रुकने लगे, और जैसे ही वो अपनी ओल्ड स्टेज में आती है क्या होने लग जाता है, पूरा अच्छे से जमा हो जाता है। तो ये जो हम हमारे उत्तर प्रदेश बिहार का मैदान बता रही हूँ वो आपकी मीडियम स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है। जैसे ही रिवर पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों से निकलते ही क्या होता है दोस्तों, वो अपने साथ में अलग अलग तरीके के सेडिमेंट्स ला रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कभी वो सेडिमेंट्स मोटे भी होते हैं तो पतले भी होते हैं। तो जनरली जैसे ही रिवर निकलती है तो सबसे पहले अपने मोटे सेडिमेंट्स को जमा करती है, फिर उसके आगे अपने बारीक सेडिमेंट्स को जमा करती है। तो जो मोटे सेडिमेंट्स जमा हो चुके होते हैं दोस्तों, उसको आपकी जो टेक्निकल भाषा होती है उसके अंदर बोला जाता है बांगर, और जो बड़े जो टेक्निकल भाषा के अंदर उसको बोला जाता है आपके भाबर, है ना। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चली जाती है, बट जहाँ पे पतले पतले सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, वो आपके कहलाता है तराई रीजन। ठीक है, तो ये आपके पूरी गणित हमने बताई है यहाँ पे, पूरे अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपके अलूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। अलूवियल सॉइल में कुछ नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा अच्छी खासी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, माउंटेन्स के कटाव, माउंटेन्स के इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स आके यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, ह्यूमस भी होगी, और वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होगी। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बारे में एक छोटा सा हम रिव्यू देख लेते हैं। लीजिए, मोस्टली अवेलेबल सॉइल इन इंडिया अबाउट 43%, विच कवर एन एरिया ऑफ 443 स्क्वायर किलोमीटर, वाइड स्प्रेड इन नॉर्थन प्लेन एंड रिवर वैलीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो उत्तर के मैदान है वहां पे नदी घाटियों के पास में इकट्ठा होता है। ये इसका कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे पेनिनसुलर इंडिया, मतलब कि इस रीजन में है। पेनिनसुलर का मतलब जो 3 जगह से पानी में हो और 1 जगह लैंड में हो। दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज एंड एस्चुरीज। तो डेल्टा कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये डेल्टा आपके गोदावरी का भी हो सकता है, आपके कृष्णा का भी हो सकता है, कावेरी का भी हो सकता है और गंगा का भी हो सकता है। ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट, हाईली फर्टाइल। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी होती है। इसकी इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों आपकी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल। तो जनरली आपसे अब आपको इसको याद करना है कि कोई भी आपसे पूछ ले कि अलूवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो आपको अगर जगह भी याद नहीं है तो आप उसका क्लू याद रखिए कि ये हमेशा ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे रिवर अपने सेडिमेंट्स को डालती होगी। जैसे गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, डेल्टा रीजन हो गया। और इंडिया में कौन कौन से डेल्टा रीजन हो चुके हैं? डेल्टा बोल दीजिए चाहे एस्चुरी बोल दीजिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे अब कोई आपको बोले कि क्या राजस्थान में अलूवियल सॉइल मिल सकती है? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कोई डेल्टा नहीं बन रहा है। राजस्थान के बाहर जाकर के भी राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो या तो किसी भी मेन ट्रिब्यूट किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, या फिर राजस्थान में काफ़ी जो रिवर्स होती है दोस्तों वो आपके आंतरिक अपवाद क्षेत्र का अनुसरण करती है, जिस वजह से वो कच्छ के रन में चली जाती है। तो ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि डेल्टा रीजन, एस्चुरी रीजन और रिवर वैली के आसपास आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। अब देखिए, they are depositional soil transported deposit by river stream etc. as I told, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ से निकली, मैच्योर्ड स्टेज आई, डिपॉजिट हुई, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद में एंडली अपनी ओल्ड स्टेज में जाके पूरी तरह से जमा हो जाती है। सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द कंट्री। न्यू अलूवियल इज टर्म्ड एज खादर एंड द ओल्ड अलूवियल इज टर्म्ड एज बांगर। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज खादर एंड व्हाट इज बांगर। समझते जरूर है कि एक न्यू अलूवियल है और एक ओल्ड अलूवियल है, बट कंफ्यूज ये हो जाता है कि कौन सा न्यू है और कौन सा ओल्ड है। तो देखिए दोस्तों, जो खादर होता है वो न्यू अलूवियल होता है। इसका मतलब जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी पहुंचे। और बांगर क्या होता है? जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनका जो कलर होता है दोस्तों वो लाइट होता है और थोड़ा सा ग्रे कलर में होता है। टेक्सचर इनका कैसा होता है? क्ले के अंदर होता है और सिल्टी और लोमी सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो गुणवत्ता है कि यार इसकी विशेषता क्या है, विशेषता इसकी ये है कि इसके अंदर पोटाश अच्छे से होता है। अब किसी के पास में विशेषता है तो किसी के पास में कमी भी होगी। इसकी कमी ये है कि इसमें फास्फोरस नहीं होता है। नेट एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछ लिया गया था दोस्तों कि कैसे आपको फंसाया जाता है सवाल के अंदर। नेट एग्जाम में असर्शन रीजन बेस्ड एक सवाल आया था। उस सवाल में ये बोला गया, उस सवाल के अंदर ये बोला गया कि ऐसी इंडिया में पाई जाने वाली अलूवियल सॉइल, इंडिया में पाई जाने वाली अलूवियल सॉइल पोटाश और उसका पोटाश उसमें पाया जाता है और उसका सैंडी टेक्सचर होता है। उसके पीछे रीजन के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, सॉरी, और एक स्टेटमेंट दिया गया कि उसके अंदर पोटाश के साथ साथ फास्फोरस भी एक अच्छी क्वांटिटी में होता है।
गाइज अगर आपको पता है कि उसमें फास्फोरस नहीं होता है या न के बराबर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अच्छी क्वांटिटी था, तो क्योंकि यहाँ पे ये पुअर होता है, तो आप डेफिनेटली स्टेटमेंट सेकंड को रॉन्ग करेंगे। और कितने भी सवाल उठा के देख लेना इंडियन ज्योग्राफी के, सॉइल से रिलेटेड रिचनेस और पुअरनेस से सवाल एक तो बनता ही बनता है। तो इस सवाल को भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, रिचनेस और पुअरनेस से रिलेटेड एक सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कि रिच होता है पोटाश में और पुअर होता है फास्फोरस में। इसी के साथ साथ किस किस का कल्टीवेशन यहाँ पे किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे वीट, राइस, आपके मक्का, मैंस, शुगर केन, गंगा, पल्सेस, अलग अलग तरह की दालें, ऑयल सीड एक्सेट्रा यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। एरिया हमने यहाँ पे देख लिया था कि कौन कौन सा एरिया होता है। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादातर आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखिए पूरा यहाँ से रिवर वाला एरिया इन्होंने कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए डेल्टा रीजन, ब्रह्मपुत्र रीजन, यहाँ तक के सभी रीजन्स के अंदर ये पाई जाती है। इधर आपके नर्मदा डेल्टा का रीजन आ गया। ये सब आपके क्या कहला रहे हैं दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। ये आपके कहलाएगा गंगा प्लेन, ये हो जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। इधर आपके आ जाएगा सुंदरवन डेल्टा, गोदावरी, इधर आ जाएगा आपके नर्मदा एंड तापी एस्चुरी। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एस्चुरी है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख, ठीक है। वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डेल्टा जो होता है वो एज ए डेल्टा शेप में होता है, एस्चुरी एक नली के शेप में होती है। लाइक उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो समुद्र की तरफ कुछ ऐसी शेप में जाके इकट्ठे होते हैं। जैसे नर्मदा है एस्चुरी बनाती है, तापी एस्चुरी बनाती है। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रीजन। आई होप एलुवियल सॉइल क्लियर होगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि खादर और बांगर, इसमें डाउट होता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो सॉइल होती है आपकी वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक कहलाती है हमारी खादर सॉइल, एक कहलाती है बांगर सॉइल। ये देखिए खादर एंड बांगर दोनों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। खादर इज अ न्यू अलुवियल, बांगर इज अ ओल्ड अलुवियल। द खादर सॉइल आर एनरिच्ड विद फ्रेश सिल्ट. They are low-lying, frequently inundated by floods during the rainy season. It occupies the flood plains of river. The Khadar tract called the Khankar are rich in concentration. तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खादर प्लेन होता है, जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी आता है, इसमें कंकड़ की मात्रा भी पाई जाती है क्योंकि हर साल बाढ़ का पानी आ रहा है। और बाढ़ अगर आएगी तो अपने साथ में सिल्ट के साथ साथ मोटे रॉक पार्टिकल्स भी लेके आएगी। बांगर क्या होता है, ये आपके फ्लड लेवल के अबव पाई जाती है, ठीक है। ये एक वेल ड्रेन्ड होती है, लेकिन यहाँ पे आपके जो इसका कोलैबोरेट होता है उसकी वजह से यहाँ पे आपका बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पर आपके ये अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा है, इट इज़ वेल ड्रेन्ड बट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट नोडल्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल वेराइज फ्रॉम द लोमी सॉइल एंड द क्ले सॉइल। तो हियर इज द डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अलुवियल सॉइल सभी को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों हमारी रेड सॉइल पे। रेड सॉइल क्या होती है, लाल मृदा, जैसे कि दिखने में आपको यहाँ पे दिख सकती है कि लाल मिट्टी होती है। अलुवियल सॉइल का कलर कैसा होता है, ऐश कलर में होता है, मतलब राख जैसा उसका कलर होता है। इसका कलर बिल्कुल रेड होता है। अब ये रेड सॉइल क्या है, क्या इसकी यूटिलिटी है, हमें अलुवियल सॉइल और डेजर्ट सॉइल दिखने में बहुत ऑपोजिट लगती है और हम इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन जो बीच की सॉइल होती है उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। रेड सॉइल क्या होती है, येलो सॉइल क्या होती है, लेटेराइट सॉइल क्या होती है, तीन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं रेड सॉइल की। देखिए रेड सॉइल ये आपके सी मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, मतलब कि ऐसी जगह मिलेगी जहां पे बारिश की कमी होगी। मतलब कि ये आपके दोस्तों आपके ओमनीबियस ग्रुप से में ये मिलती है। पोरस फ्राइबल स्ट्रक्चर इसका रहता है। एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर, ठीक है। ये इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो किसमें होती है, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश। इसका कलर रेड इसलिए होता है दोस्तों, इसके अंदर फेरिस ऑक्साइड पाया जाता है। फेरिस ऑक्साइड होने की वजह से इसका कलर लाल होता है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो ओवर येलो, मतलब कि जो इसकी ऊपर की लेयर प्योर रेड होती है, नीचे वाली लेयर थोड़ी सी लाल पीली या फिर प्योर पीली भी हो सकती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेयर्स के बारे में पढ़ा था। ये यहाँ पे देखने को मिलती है। टेक्सचर की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें भी सैंडी टू क्ले एंड लोमी पाया जाता है। किस किस का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड।
इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि इसमें कॉटन का भी होता है, मेनली कॉटन के लिए हम ब्लैक सॉइल को जानते हैं, बट यहाँ पे भी आपके लिखा है पल्सेस भी होती है, टोबैको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तंबाकू, आलू और आपके ऑयल सीड्स, ये 3 इसमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पाए जाते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पर आती है हमारी ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल कंप्लीटली ब्लैक होती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है जनरली, इसके लिए हम ये तो जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये आपके कपास की खेती के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये देखिए, रेगूर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो गाइस देखिए यहाँ पे बेस्ट लिखा है, इट मीन्स और भी हो सकती है बट ये सबसे अच्छी है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटू जो है, जनरली डेक्कन प्लेटू में आपके 3 प्लेटू आते हैं, महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड कर्नाटका प्लेटू। ये आपकी मेच्योर सॉइल होती है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, स्वेल्स एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। मतलब कि जब ये जब इसमें पानी की कमी होती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड भी हो जाती है, और जैसे ही इसमें पानी आता है तो ये उतनी ही ज़्यादा मेल्ट भी हो जाती है, ठीक है। Self plugging is a characteristic of the black soil as it develops wild cracks when it drained. Rich in iron, lime, calcium, potassium, aluminium and magnesium. इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा माया जाता है। इसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर की, राइट। कलर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो मेन कलर होता है डीप ब्लैक या लाइट ब्लैक। इट मीन्स लाल रेड सॉइल के नाम पे यहाँ पर दिखा दिया और फिर बोला जाए कि आखिर ब्लैक सॉइल का कलर क्या है, तो डेफिनेटली डार्क ब्लैक, और कहीं ना कहीं ये रेड लाइट ब्लैक के रूप में भी देखने को मिलती है। टेक्सचर इसका कैसा होता है? क्ले क्या होती है दोस्तों? जब हम डिपॉजिट्स पे पढ़ते हैं तो क्ले आपके एक टेरिजीनियस डिपॉजिट्स ग्रुप से ये बिलोंग करती है, जिसमें बहुत ही बारीक कण होते हैं, ठीक है। तो क्ले के अंदर ये देखने को मिलती है ब्लैक टाइप की सॉइल। इंडिया में ब्लैक सॉइल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आपके पाई जाती है इंपॉर्टेंटली डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। डेक्कन प्लेटू का हिस्सेदार कौन कौन है? आपके डेक्कन प्लेटू के अंदर मेनली यहाँ पे 3 रीजन आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, इधर आपके आ जाएगा कुछ हिस्सा तेलंगाना का, ठीक है, और कुछ हिस्सा कर्नाटक का, राइट। और बीच के हिस्से में कुछ हिस्सा आप इसमें एमपी का भी शामिल कर सकते हैं। तो ये एरिया को पूरे को ये कवर करती है आपकी ब्लैक सॉइल। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आती है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कंप्लीटली रेड कलर में होती है, दिखती है थोड़ी थोड़ी रेड कलर की जैसी, बट इसकी कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताएं क्या है देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो जो ये लेटेराइट वर्ड है दोस्तों, ये आपके लैटिन लैंग्वेज से आता है। लेटेराइट वर्ड इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये भी आपके ब्लैक सॉइल की जैसी है। बिकम सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होगी कब? जब पानी नहीं होगा। हल्की होगी कब? जब पानी इसमें अच्छा खासा होगा। इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये आपके कहाँ पाई जाती है? हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में पाई जाती है। फॉर्मेट एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। हाई लीचिंग क्या होती है? लीचिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, मानिए कि कहीं पर भी ये कोई भी एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये एक लैंड एरिया है, ठीक है। इस लैंड एरिया के ऊपर एक लेयर है, सॉइल की एक लेयर है। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे एक लेयर है सॉइल की। कैसे डेवलप हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा हम ऊपर देखें तो लीचिंग के प्रोसेस क्या होता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बादल बनते हैं। बादल बनने से क्या होती है? बारिश होती है। अब बारिश का असर सीधा किस पे देखने को मिलेगा? वहाँ पे मौजूद मिट्टी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो एक मेन चीज़ जो यहाँ पे बन रही है, ये आपके क्या है? क्लाउड, ठीक है, ये है लैंड, और ये क्या है? यहाँ पे मिलने वाली सॉइल, ठीक है। अब ये जो रेनफॉल यहाँ पे हो रही है, ठीक है,
रेनफॉल ये जो यहाँ पे हो रही है, इस रेनफॉल का कितना प्रेशर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिड इलाके में होता है। तो ये रेनफॉल होने की वजह से दोस्तों इस रेनफॉल का प्रेशर इतना तेज़ हो कि यहाँ की जो ऊपर की लेयर है ना, ये ऊपर की लेयर निकल जाए। कई बार आपने देखा होगा कि एक मिट्टी को रखिए और पाइप से प्रेशर दीजिए उस मिट्टी के ऊपर, तो उस मिट्टी की ऊपर की लेयर निकल जाती है वहाँ से। तो यही होता है आपके कुछ लीचिंग का प्रोसेस, जिसमें बहुत तेज रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने की वजह से जो इसकी ऊपर की लेयर होती है ना, वो निकल जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है दोस्तों लीचिंग का प्रोसेस। यही प्रोसेस हमारे लीचिंग के प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। अगेन कोई भी डाउट हो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। देखिए, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे साफ लिखी थी कि हाई लीचिंग की वजह से बनती है। लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से दो एलिमेंट गायब हो जाते हैं। अब वो गायब होने वाले एलिमेंट कौन कौन से थे? यहाँ पे था लाइम एंड सिलिका। लाइम एंड सिलिका ये इसके लीचिंग के प्रोसेस से निकल जाते हैं। तो जनरल टर्म्स में आपसे पूछ लिया जाए कि लेटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन के लीचिंग के प्रोसेस में होने वाले दो ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो उससे अलग हो जाते हैं, तो वो कहलाएगा आपका लाइम एंड सिलिका। डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा और लीचिंग का प्रोसेस भी आपको याद रह ही जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी लेटेराइट सॉइल। Organic matter of the soil will be removed fast by the bacteria as at high temperature, and humus will be taken quickly by the trees and other plants. Thus, ह्यूमस कंटेंट इज लो। इसमें आपके आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा तो होती है ज़्यादा, और इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस कम होती है। क्यों? क्योंकि मृदा की एक लेयर चली गई है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहता है, एवेपोरेशन हो जाता है, वहाँ पे लिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उसकी ह्यूमस को ले लेते हैं। इस वजह से इसमें जो भी आपके जिसको अपन बोल सकते हैं जो कैल्शियम जैसी चीज़ें होती है वो इसमें नहीं रहती है। चाहे पोटाश ले लीजिए, पोटेशियम, नाइट्रोजन इसमें नहीं पाई जाती है। तो जिन चीज़ों पे नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है तो उसमें एक लेटेराइट मिट्टी है। तो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आ जाए कि लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ पर उस स्टेटमेंट को हमें गलत ठहराना है, क्योंकि उसमें आयरन और एल्यूमिनियम होता है, ना कि नाइट्रोजन होता है। कलर की अगर बात करें दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर आपके रेड कलर ही होता है। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जल्दी से कमेंट में उसका आंसर करके बताइए मुझे लाइव चैट में। रेड कलर लेटेराइट सॉइल के होने का रीजन यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे रेड सॉइल के रेड होने का क्या रीजन मैंने आपको बताया था? जल्दी से बताइए कि क्या आयरन ऑक्साइड ही उसका रीजन था या कोई और उसका रीजन था। इसी के साथ साथ गाइस, ये राइस, रागी, शुगरकेन एंड केशू नट्स, मतलब कि चावल, रागी, गन्ना और काजू के कल्टीवेशन के लिए मेनली फेमस है। तो राइस के लिए अलूवियल भी थी और आपके लेटेराइट सॉइल भी आ गई है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको, रेड कलर जो आपके लेटेराइट सॉइल का आयरन ऑक्साइड की वजह से हुआ है। वैसे ही दोस्तों आपके जो रेड सॉइल थी, लाल मिट्टी की जहां हमने बात की थी, उसकी अगर हम रेड कलर की बात करें तो वो फेरिक ऑक्साइड का नतीजा था। तो दोनों में डिफरेंस है, एक आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड है और एक दूसरी फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड है। क्लियर? अब हम चलते हैं माय फेवरेट सॉइल, इट्स अ डेजर्ट सॉइल। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ईजी होती है और ये सभी की फेवरेट सॉइल है। आपसे कोई भी पूछे कि डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो अब जनरल से आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप क्या सोचेंगे? इंडिया का थोड़ा सा मैप बनाएंगे और उस मैप में इस जगह पे डाल देंगे हमारी डेजर्ट सॉइल को। डेफिनेटली इसी जगह पे डालेंगे। हमने क्या किया, एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाया और उस मैप पे हमने ये जगह, इस जगह को हमने चूज कर लिया और हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे ही आपके डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। डेफिनेटली एरिड सॉइल भी बोल सकता है, मतलब मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब देखिए, डेजर्ट और एरिड सॉइल होती क्या है? सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, मतलब कि आपके शुष्क या फिर अर्ध शुष्क इलाकों में ये पाई जाती है। डिपॉजिट मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, मतलब कि क्योंकि डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर प्रेशर लो हो जाता है। एयर प्रेशर लो होने का नतीजा ये होता है कि हवा का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। तो उस लो प्रेशर को ऑक्यूपाई करने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं वहाँ आती है, और जब हवाएं वहाँ आएंगी तो अकेली तो आएगी नहीं, रास्ते में मिलने वाली जो चीज़ें होंगी उनको भी अपने साथ साथ लेती हुई आएंगी। तो इसीलिए डेजर्ट एरिया के अंदर ज़्यादातर जो विंड होती, जो मिट्टी होती है, वो हवा के साथ में आ जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाईली साल्ट कंटेंट होता है, मतलब कि लवणता इसमें अच्छी खासी होती है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, मतलब इसमें किसी भी तरीके की नमी और ह्यूमस नहीं होती है।
कंकर्ड एंड इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हिज हाई विच रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे जनरली आपको क्या देखने को मिलेंगे, कंकड़ वगैरह देखने को मिलेंगे और यहाँ पे पानी नहीं देखने को मिलेगा। पानी ना होने का रीजन यही है क्योंकि डेजर्ट एरिया है, एवोपोरेशन तो है बट आसपास किसी भी तरीके से वाटर वेपर्स नहीं बन रहे हैं। तो वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा और वो नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, और बारिश ना होने का रीजन ही यहाँ पे ये है लैक ऑफ वाटर। नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट एंड फास्फोरेट आर नॉर्मल। टेक्सचर इसका सैंडी होता है और कलर कैसा होता है इसका, रेड टू ब्राउन। मेनली इसका जो कलर होता है दोस्तों डेजर्ट सॉइल का वो ब्राउन होता है। एक बार मैं आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में बता दूं। जनरली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों डेजर्ट इलाके की। मान के चलिए कि ये कोई एक इलाका है, राइट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारा डेजर्ट इलाका है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। अब देखिए इस डेजर्ट इलाके में दोस्तों नाम तो हम इसको दे देंगे डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थल। अब इस मरुस्थलीय इलाके में जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो ये है कि इस इलाके का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और यहाँ का एयर प्रेशर, टेम्परेचर कैसा है ज्यादा, एयर प्रेशर कैसा है कम। क्यों? क्योंकि जैसी जगह जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां का एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली, वहां का एयर प्रेशर दोस्तों ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होगा, एयर प्रेशर कम क्यों होगा? जनरल सी बात है, किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो हवा होगी वो भी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की हवा ज़मीन पे बैठेगी नहीं, वो ऊपर जाएगी। हवा ऊपर चली गई, नीचे का स्पेस रह गया खाली, एयर प्रेशर बन गया, लो एयर प्रेशर बन गया। फिर क्या करेगी, यहाँ पे लो एयर प्रेशर, यहाँ पे कैसा होता है, लो होता है। लो एयर प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे क्या करती हैं दोस्तों, आसपास की जो हवाएं होती हैं, आसपास की जो हवाएं होती है वो क्या करती है, यहाँ की जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब मान के चलिए कि हवाएं आ रही हैं आसपास से, तो अपने साथ में क्या ले रही होती है, रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना, वो उनको अपने साथ में लाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हवा के पास में क्या है, प्रेशर है। जैसे नदी के पास में इस पहाड़ से उतरते वक्त प्रेशर होता है, वैसे इस वक्त हवा के पास में प्रेशर है। हवा के पास में प्रेशर तो है ही, इसी के साथ साथ ये आ भी रही है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा तो आएगा जब हवा का प्रेशर भी डाउन होगा। तो जैसे ही हवा का प्रेशर डाउन हुआ, ये जितने सेडिमेंट्स है ना दोस्तों, ये एक एक करके नीचे जम जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के ये सभी सेडिमेंट्स आके जम जाएंगे और वहां पर आपके क्या बन जाएंगे दोस्तों, आपके सैंड ड्यून्स बन जाएंगे। और इसी से आपके क्या बनेगी, आपके सैंडी सॉइल यहाँ पे बन जाएगी, आपके एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल का यहाँ पे निर्माण होगा। तो हवाएं कैसे लाती है, हवाएं आ रही होती है अपने साथ में, उससे डिपॉजिट्स को जमा करती है और उनसे जमा होने वाले डिपॉजिट्स को दोस्तों यहाँ पे लॉयस प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, लॉयस प्लेन। ठीक है, इसका एक बेटर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है आपकी स्पेशली गोबी डेजर्ट और हांगो का मैदान। हांगो का मैदान एक बहुत बड़ा लॉयस प्लेन है। तो इम्पैक्ट जनरली पूछा जा सकता है कि रेतीले इलाकों में मिलने वाली सॉइल कौन सी होती है, तो लॉयस प्लेन बनते हैं और सैंडी सॉइल वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके डेजर्ट और एरिड सॉइल हो गई। ये रेड कलर होता है इसके अंदर, टेक्सचर इसका सैंडी होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे साल्ट कंटेंट अच्छा होता है, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है, फास्फोरेट यहाँ पे नॉर्मल होता है, फास्फेट यहाँ पे नॉर्मल होता है। ओके, अब आती है गाइस आपके पिटी मार्शी सॉइल। ये बिल्कुल ऑपोजिट है डेजर्ट सॉइल के। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, मार्शी सॉइल का मतलब होता है दोस्तों दलदली। मार्शी सॉइल मीन्स दलदली। दलदली मृदा। देखिए, अब बात करते हैं कि ये दलदली मृदा आखिर है क्या। देखिए, पिटी एंड मार्शी सॉइल, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली गाइस दलदली मिट्टी है, इसका मतलब ये ऐसी ही जगह पे होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी और ह्यूमिडिटी होगी। अब इंडिया में आप पहचान कर लीजिए कि ये कौन सी जगह पे पाई जाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो रही है और हाई ह्यूमिडिटी भी है। जनरली ये हमें कोस्टल इलाकों में देखने को मिलेगी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाती है। मान के चलिए कि कोई इंसान भूखा है, उसको आप खाना दोगे तो वो ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर आप उसको इतना खाना दोगे तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ तब भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा है।
जनरली हमने और जहां देखा था वहां पे बैलेंस बन रहा था, यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विच टेक मेक्स द सॉइल एल्केलाइन हैवी सॉइल विथ अ ब्लैक कलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है कि मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से अपने, फर्टिलिटी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा के अंदर ह्यूमिडिटी इकट्ठी हो चुकी है कि पानी के जमने की वजह से वो एल्केलाइन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरवन डेल्टा में इतनी ज़्यादा तरीके से वहाँ पे मार्शी सॉइल पाई जाती है कि कल्टिवेशन करना इतना ईजी नहीं है। फिर आती है गाइज आपके फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, मतलब कि आपके पहाड़ों में मिलने वाली मिट्टी कैसी होती है, क्योंकि पहाड़ों में वेजिटेशन अलग मिलती है तो वहाँ पे मिलने वाली जो मिट्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है। देखिए फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है दोस्तों, रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, ह्यूमस कंटेंट इज लेस एंड दस द सॉइल इज एसिडिक। ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो इस वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, यहाँ पे अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल, अब फॉरेस्ट सॉइल आपके जंगलों में देखने को मिलेगा। अब इंडिया में आपको जंगल कहाँ मिलते हैं ये वही एरिया को दर्शाते हैं। एंड में मैं आपको सारी सॉइल्स का एक एरिया का मैप बना करके बताऊंगी। माउंटेन सॉइल, द माउंटेन रीजन ऑफ द कंट्री, इमेच्योर सॉइल विद लो ह्यूमस एंड एसिडिक। तो ये भी आपकी क्या होती है दोस्तों, ये वाली सॉइल भी आपकी अम्लीय होती है। तो ऐसे करके दोस्तों हमने अब तक हमारी 8 टाइप ऑफ सॉइल के बारे में देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी सॉइल आती है जिसको हम बोलते हैं आपके स्नोफील्ड। ये आपके ग्लेशियर्स के इलाकों को बोला जाता है, जहाँ पे ओनली सॉइल के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग स्नोफील्ड के नाम से जानते हैं। तो राइट, अगर हम बात करें दोस्तों अभी इसके प्रॉपर इनके एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली मिट्टी जो है वो देखने को मिली है पूरे 8 तरीके की। एक बार हम इनको हमारे मैप के ऊपर बना के देख लेते हैं ताकि हमें इजीली ये समझ में आ जाए। आप लोग भी मेरे साथ में मैप बनाइए। देखिए ये कुछ ऐसा इंडिया का मैप है। इस मैप पे हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट पाई जाने वाली सॉइल की। तो दोस्तों मैं आपको उनके कलर बेस पे इंपॉर्टेंट सॉइल बता रही हूँ। सबसे पहले बात करें आपके ब्लैक सॉइल, तो वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल। ये वाला जो इलाका है ये आपके मेनली ब्लैक सॉइल का इलाका है, ठीक है। रेड सॉइल की अगर मैं बात करूं तो रेड सॉइल आपके उन्हीं एरिया को इंडिकेट करती है जहां पे हाई रेनफॉल का इलाका देखने को मिलता हो, मतलब हाई रेनफॉल भी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा वहां पे एरिडनेस भी होनी चाहिए। तो इंडिया के अगर हम इन इलाकों की बात करें दोस्तों, तो कुछ कुछ इलाके यहाँ के और कुछ कुछ इलाके यहाँ के, यहाँ पे कंपेरेटिवली रेड सॉइल देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल की, तो वो आपके इलाका ये हो जाता है जहाँ पे हमें अलूवियल सॉइल देखने को मिलती है। कुछ कुछ इलाका ये और कुछ इलाका यहाँ के डेजर्ट इलाके, जहाँ पे क्या पाई जा रही है, हमारी अलूवियल टाइप की सॉइल देखने को मिल रही है। फिर बात आती है आपकी लेटेराइट सॉइल की। ये भी कैसी होती है, कंपैरेटिवली रेड कलर की ये सॉइल होती है। तो इसको मैं यहाँ पे आपके पिंक से दर्शा दूंगी। कुछ कुछ इसके कोस्टल एरिया, बाकी देखिए हम एक्सेप्शनल नहीं रख सकते हैं, हर टाइप की सॉइल अलग अलग जगह पे देखने को हमें मिलती है। फिर आती है गाइस आपकी डेजर्टी सॉइल, तो वो आपको बेसिकली इस जगह पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ज्यादातर डेजर्ट टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल का थोड़ा थोड़ा अंश आपको इधर इधर सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आती है आपके मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल का एरिया बेसिकली ये ज्यादा है, ठीक है। फिर आती है आपके माउंटेन सॉइल। ब्लू कलर में अगर अपन देखें तो माउंटेन सॉइल आपको ऑब्वियसली माउंटेन्स के इलाके में देखने को मिलेगी ज्यादातर, ठीक है। माउंटेन्स के इलाके में आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट बच गया है, जैसे कि आपके मार्शी सॉइल हमने करा दी, रेड सॉइल हो गई, रेड लेटेराइट, ब्लैक, एरिड, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके अलग अलग ये मैंने मेन एरिया बताए हैं। अदरवाइज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शनल है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में काली मिट्टी नहीं होती है, पर अगर आप देखोगे बेसिकली राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे पर्टिकुलर काली मिट्टी पाई जाती है। डेजर्ट इलाका ये हो गया, बट फिर भी यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिट्टियाँ देखने को मिलती है जो कंपेरेटिवली थोड़ी सी फर्टाइल होती है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इंडिया को टोटली इसके बेस पे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल किस जगह पे पाई जाती है। आई होप आपको यहाँ तक का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये हमने समझा है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल का क्लासिफिकेशन। सॉइल क्या होती है, सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिया में कौन सी सॉइल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये हम बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को बहुत ही मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि इंडिया में सॉइल्स जो पाई जाती है उनका मेनली
कितना कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसका उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रोल रहता है वो हमारे कल्टीवेशन में रहता है। कितनी भी आप फसलों को देख लीजिए, चाहे वो कॉमर्शियल हो या वो नॉन कॉमर्शियल हो, मतलब कि या तो वो फूड आइटम्स में आती हो या वो कॉमर्शियल में आते हो, दोनों के अंदर सॉइल इंपॉर्टेंट है। व्हीट, राइस, इसी के साथ साथ आपके जूट, कॉफ़ी, टी, मैंगो, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सबके लिए सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ गाइस सॉइल से ऑयल भी लिया जाता है, मिट्टी का तेल जिसको हम हमारी जनरल भाषा में बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियसली किसी भी जगह पे पाई जाने वाली मिट्टी की अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। आज इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंडिया व्हीट का प्रोडक्शन कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक अच्छी मात्रा के अंदर सॉइल पाई जाती है और एक बेटर सॉइल पाई जाती है, इसीलिए वो राइस और व्हीट का इतना अच्छा कल्टीवेशन कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल। तो ये थी दोस्तों हमारे इंडिया में मिलने वाली इंपॉर्टेंट सॉइल और उनका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, सॉइल का इरोजन, मृदा का अपर्दन, वो कैसे होता है। किसी भी जगह पे मिट्टी में होने वाले उसके एक्सटर्नल एलिमेंट जो मिट्टी की क्वालिटी को और उसकी जगह को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रभावित कर लेते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? वो आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। इसके पीछे नेचुरल फैक्टर और मैनमेड फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। नेचुरल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे आपके फ्लड आ चुकी है, रेनफॉल हो चुकी है, तो वो आपके सॉइल इरोजन को बढ़ाते हैं। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई कुछ एक ऐसे फैक्टर, जैसे मैनमेड फैक्टर ऐसे हो गए जो माइनिंग किसी जगह पे बहुत ज़्यादा की जा रही है, किसी जगह के ऊपर एक्स्ट्रा इरिगेशन किया जा रहा है, तो वो भी आपके सॉइल के जो इरोजन होता है उसको बढ़ाने के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल देता है। ठीक है, क्लियर सभी को? देखिए, तो ये था हमारी आज की क्लास। एक बार हम जल्दी से इसका बहुत ही फास्ट रिवीजन हम हमारी आज की क्लास का कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 मिनट्स का रिवीजन हम लोग करेंगे। हम लोग आज की क्लास में बात कर रहे थे इंडिया के सॉइल की। सॉइल की डेफिनेशन यही थी कि मिट्टी को छोटे चट्टानी कणों और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में सॉइल को पुराने टाइम में 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता था, फर्टाइल और आपके स्टेराइल, मतलब कि उपजाऊ और अनुपजाऊ। जैसे ही आपके द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया आता है 1956 में, उसके बाद में इसका नया मॉडर्न लगाया जाता है जिसमें उसका टेक्सचर, कलर और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बेस पे हम इंडिया को बेसिकली 10 सॉइल्स में डिवाइड करते हैं, अलूवियल, जलोढ़, रेड, लाल, ब्लैक, काली, एरिड, शुष्क, लेटेराइट, सलाइन, लवणीय, आपके पिटी, दलदली, फॉरेस्ट, वनीय, सब माउंटेन, पर्वतीय और स्नोफील्ड, बर्फीले क्षेत्र, ऐसे करके 10 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है अलूवियल, मतलब कि जलोढ़ मृदा, जो हमें इंडिया में जो नदियों के साथ में लाए हुए सेडिमेंट्स के जमाव से बनती है। इंडिया में बेसिकली ये इंडियन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा प्लेन और तापी प्लेन में पाई जाती है। लगभग दोस्तों पूरी इंडिया का 43% का एरिया ये सॉइल कवर करती है। इसके बाद में आती है दोस्तों आपके रेड सॉइल, जो आपके कलर में रेड होती है। रेड होने का उसका इंपॉर्टेंट रीजन है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर आती है आपके ब्लैक सॉइल, जो कलर में ब्लैक होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेशली जो मात्रा पाई जाती है आयरन, लाइम और कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। कॉटन का प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है और डेक्कन प्लेटू का ये ज़्यादातर इलाके को ये कवर करती है। उसके बाद में आती है आपकी लेटेराइट सॉइल। ये आपके दोस्तों हाई लीचिंग के प्रोसेस से बनती है। हाई लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें किसी लैंड पे बहुत तेज बारिश की वजह से लाइम और सिलिका के एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस से ही बनती है। अब क्योंकि इसमें लीचिंग का प्रोसेस होता है, इस वजह से इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और जो कैल्शियम के एलिमेंट होते हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। इसका भी कलर रेड होता है, बट इसका जो रेड होने का रीजन है वो है इसका इसका होता है आपके आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल का रीजन था आपके फेरिस ऑक्साइड का। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रीजन कल्टीवेशन किया जाता है, राइस, रागी, शुगर केन, इनका इसमें कल्टीवेशन इंपॉर्टेंटली किया जाता है। फिर आती है गाइज आपके डेजर्ट एंड एरिड सॉइल। वो आपके स्पेशली राजस्थान के आसपास के इलाकों में देखने को मिलती है, जिसमें आपके सैंडी होता है, कलर रेड टू ब्राउन होता है। ये आपके स्पेशली हवा की वजह से बनती है। अब हवा की वजह से कैसे बनेगी, ये देखिए, कोई भी एक इलाका होता है डेजर्टी, वहाँ पे टेम्परेचर तो होगा ज़्यादा, एयर प्रेशर होगा कंपेरेटिवली कम। टेम्परेचर ज़्यादा, एयर प्रेशर कम होने की वजह से हवा जब आती है तो अपने साथ में धूल कणों को साथ लाती है, क्योंकि उसका प्रेशर तेज होता है नदी की तरह। लेकिन जैसे ही प्रेशर रुका, वो क्या करेगी, अपने साथ में लाए हुए सेडिमेंट्स को जमा कर देगी और उससे आपके क्या बन जाएंगे, सैंड ड्यून्स बन जाएंगे और लॉयस प्लेन बन जाएंगे। ठीक है, फिर आती है गाइस आपके पिटी या दलदली, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों में और बहुत ज़्यादा दलदली इलाकों में देखने को मिलती है। और वहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, उसकी वजह से वहाँ पे प्लांटेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती है। हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर डेल्टा रीजन या मेघालय के आसपास इस तरह की सॉइल हमें देखने को मिलेगी।
फिर आती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, जो आपको हमारे इंडिया के माउंटेन वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगी। और इसके अंदर भी क्या होता है, ह्यूमस का कंटेंट कम होता है और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और जो आपके फॉर माउंटेन सॉइल होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट माउंटेन सॉइल है ये हमारे इंडिया के माउंटेन रीजन में, वो चाहे आप पेनिनसुलर ले लीजिए चाहे आप वो हिमालय ले लीजिए, ये क्या होती है, इमेच्योर सॉइल होती है और इसमें भी ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये सॉइल भी हमारी एसिडिक सॉइल मानी जाती है। आई होप गाइस आपको आज का ये हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा, सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2 के काफ़ी सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। डेफिनेटली आपको इस चैनल पे जुड़ने के बाद में बहुत हेल्प होने वाली है। तो अनअकैडमी पर आप मेरे साथ में और इस चैनल के बाकी एजुकेटर्स के साथ में जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और अगर आप मेरे साथ में मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी फ्री क्लासेस गाइज डेली 9 PM पे होती है, तो वहाँ पे भी आप मेरा कोड UGC 10 कोड की मदद से क्लास को अनलॉक करा सकते हैं और मेरे साथ में आकर के जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।